गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कैपिटल गेन्स की मोर प्रैक्टिस की क्लास है, मतलब कैपिटल गेन्स के ऊपर चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कैपिटल गेन्स के ऊपर और भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स है, सम्स है जो प्रैक्टिस करेंगे। कैपिटल गेन्स के सम्स को स्टार्ट करने की पहले मैं थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट टिप्स दे देना चाहता हूँ। कैपिटल गेन्स का सॉल्यूशन छोटा होता है, एफवीसी माइनस एक्सपेंस माइनस इंडेक्स कॉस्ट वगैरह करके, और अगर एग्जाम्पशंस है और रह गई तो कुछ एग्जाम्पशंस, तो सॉल्यूशन इतना सही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। परंतु सर कैपिटल गेन्स में ना नोट्स बहुत देने पड़ते हैं। कारण क्या है, कैपिटल गेन्स के सम्स को सॉल्व करने के दौरान जितने भी तुमने ज्ञान लगाए हैं वो सॉल्यूशन में दिखते नहीं है, तो वो अलग से लिख के बताने पड़ते हैं। जैसे ग्रैंड फादरिंग, अगर कोई एसेट 2001 के पहले की खरीदी हुई है तो आपको हक है कि आप उसका ओरिजिनल कॉस्ट ले सकते हो, या फिर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, वो आप ले सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड फादरिंग। तो ये बात तुम्हारे सॉल्यूशन में ऊपर कैप्चर नहीं होगा, ये तुमको नीचे अलग से नोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि हमने कॉस्ट कैसे लिया, ओरिजिनल कॉस्ट और द एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। तो ये बात का एक नोट जाना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हर एक चीज़ पे ना जो चीज़ सॉल्यूशन में कैप्चर नहीं हो रही है पर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो बात नोट्स में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने लैंड बिल्डिंग बेचा 50 लाख में, पर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 70 लाख रुपए। तो तुम जानते हो कि 50 लाख का अगर मैं 110% भी करूँ तो 55 लाख होता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि एसडीवी कितना 70 लाख है, तो एफवीसी क्या होगा 70 लाख। यही तो हमने सीखा है सेक्शन नंबर 50C। ठीक है, तो अब ये बात ऊपर में अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में नहीं दिख रही है, तुम स्ट्रेट कर रहे हो एफवीसी इक्वल टू 70 लाख, तो आपको कहीं तो बोलना पड़ेगा कि आपने 50 क्यों नहीं लिया, आपने 70 लिया। तो नीचे नोट जाएगा कि द प्रॉपर्टी the FVC of the property shall be taken as higher of SDV or the sale value since the SDV exceeds 110% of sale value। कि जो SDV है वो सेल वैल्यू की 110% से भी अधिक है, इसीलिए हम FVC क्या लेंगे, SDV वैल्यू यानी कि 70 लाख। तो ये बात नीचे नोट्स में आना पड़ेगा। तो जो जो ज्ञान हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए, जो सॉल्यूशन में नहीं दिख रहा है वो तुमको नीचे नोट डालना पड़ेगा। अभी जब मैं सम्स कराना स्टार्ट करूंगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी है। कुछ वैरायटी ऐसे हैं सम्स के जो नॉर्मल क्लासेस में नहीं हुए थे, मतलब जिसका टॉपिक हो गया था पर सम्स नहीं हुआ था। जैसे पार्टीशन ऑफ HUF, पार्टीशन ऑफ HUF इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, है ना। सेक्शन 47 में हमने पढ़ा कि HUF का बंटवारा हो गया, मेंबर्स को बटा, पर मेंबर कभी तो बेचेगा, तो मेंबर जब बेचेगा तब तो कैपिटल गेन लगेगा, तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो सब सम्स भी आएंगे इसमें। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें भी इसमें देखने को मिलेंगी। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग देखोगे सॉल्यूशन में हर जगह भर भर कर मैंने नोट्स डाल रखे हैं। ठीक है, जो जो बातें, जो जो ज्ञान, जो जो लीगल प्रोविजन हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग द सम, वो सब मैंने नीचे लिख दिया है। ये देखो इधर हर सम्स मिलेगा तुमको, थोड़ा इजी थोड़ा हार्ड सब वैरायटी का मिलेगा। अब ये पहला सम्स है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या मुद्दा है सर? एडवांस मनी फॉरफिटेड। तो तुम समझ में आ गया कि इस सम्स की मेन ज्ञान क्या होने वाली है। ओके, नीचे देखो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का पैटर्न तो हम लोग जानते हैं, कंप्यूटेशन लिख दिया, फिर वो एसेट क्या है वो बता दो, पीरियड ऑफ होल्डिंग बता दो इतना से इतना, फिर बोल दो कि भाई मोर देन 24 महीना, 36 महीना, 12 महीना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और फिर अपना वो सॉल्यूशन का टेबल बना दो। लेकिन ये सम्स की मेन मुद्दा क्या है? एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड का एक सबसे बड़ा ज्ञान हम सबको पता है, 1 अप्रैल 2014, मैंने याद रखने के लिए बोला था, मोदी सरकार। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2014 के पहले जो भी एडवांस मनी फॉरफिट किया जाता था उसको फ्यूचर में जाकर जब बेचोगे तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करते थे, जो कि एक्चुअली गलत है, क्योंकि जब आप एडवांस मनी फॉरफिट कर रहे हो तब कोई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट तो हुआ ही नहीं, तो वो तो कैपिटल गेन्स में आना ही नहीं चाहिए, उसका तो IFOs होना चाहिए। तो याद करने के लिए मैंने ट्रिक सिखा दिया था कि ऐसा सोचना कि जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने इनकम टैक्स को सही कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई एडवांस मनी छीनोगे तो कोई एसेट तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो देयर इज नो कैपिटल गेन्स। एडवांस मनी फॉरफिटेड किस में टैक्सेबल होगा? IFOS। तो 1/4/14 के बाद अगर छीना है तो IFOS, 1/4/14 के पहले अगर एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो कॉस्ट से माइनस होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बात तो तुमको बतानी पड़ेगी। आंसर में देखो, ठीक है, तो तुमको नोट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है किस तरह से अप्रोच होने जा रहा है?
ये पहला सम तो खैर 2 कौड़ी का है, इजी, 1 सेकंड में हो जाएगा अभी। इंडेक्स हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में हमको इंडेक्स लिख के देता है। जैसे मैंने हर सम में तुम देखो इंडेक्स बता दिया है। आओ पढ़ते हैं। कैलकुलेटर तैयार रखना प्लीज़, कैलकुलेटर तैयार रखना। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, असली फ़ायदा क्या है कि तुम मतलब कैलकुलेटर पर तरह सॉल्व कर सको। अर्जुन परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑन 21/3/2004 एट अ कॉस्ट ऑफ 21 लाख रुपया। तो 21 लाख रुपया क्या है? कोआ। 2008 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया सचिन के साथ बेचने के लिए। सचिन ने एडवांस मनी भी दिया था 1 लाख रुपया, पर डील पूरी नहीं हो पाई और फिर अर्जुन ने 1 लाख रुपया हड़प लिया। अर्जुन ने ये 1 लाख रुपया कब हड़पा? 2008 में। बोर्ड पे देखो, ये 2008 में हड़पा है ना, तो 2014 के पहले हड़पा है, तो ये कॉस्ट से माइनस होगा कि नहीं होगा? ऊपर 21 लाख के कॉस्ट के बगल में लिख दो माइनस, ताकि भूलो नहीं। नीचे आओ। 1/8/2009 में अर्जुन ने 5 लाख रुपया खर्च करके एक और फ्लोर उस पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है। अर्जुन सोल्ड द बिल्डिंग इन 2022 फॉर 98 लाख रुपीज, दैट इज FVC। एंड ब्रोकरेज कितना पे किया इन्होंने? 1 लाख रुपया, दैट इज एक्सपेंस ऑन सेल। अब चलो पहले इंडेक्सेशन करो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 20 लाख इंटू इंडेक्सेशन 331/2003-04 का इंडेक्स क्या है? 109। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 5 लाख है, उसका इंडेक्सेशन करो इंटू 331 ये फ्लोर कब बनाया था? 2009 में, तो 9-10 का इंडेक्स 148। 2008-9 का इंडेक्स तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला गया है, तो वो काट दो। ठीक है। हमने देखो यहीं पर सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया? अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? FVC इक्वल टू 98 लाख माइनस एक्सपेंस कितना? 1 लाख। नीचे आओ देखो, 98 लाख माइनस 1 लाख। ऊपर चलो वापस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? कैलकुलेटर में टाइप करो, 20 लाख इंटू 331/109। 20 लाख इंटू 331/109 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 73,000 समथिंग। नीचे देखो, यही फिगर आ रहा है। सही जा रहे हैं सर हम लोग। फिर ऊपर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 5 लाख का फ्लोर बनाया था, 5 लाख इंटू 331/148। सॉरी, 11,18,200। अब ये तुम माइनस करो कड़ाकड़, यू विल हैव द आंसर। दिस इज योर LTCG। तो सम्स बहुत आसान था, सम्स में कोई दम उतना नहीं था, बट ये एक लाइक वार्म अप सम है। स्टार्ट करने के पहले एक वार्म अप हो गया, हम लोग रिदम में आ गए, है ना। कोई भी सम्स जब करोगे तो याद रखना एक तरीका होना चाहिए सम्स को करने का, कि सॉल्यूशन तो कर लो प्लस साथ में एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह देने पड़ेंगे। जो जो प्रोविजन तुम अप्लाई कर रहे हो वो तुमको लिख के कहीं तो डालना पड़ेगा ही। ठीक है। अब इधर देखो, क्या बेचा है आपने? बिल्डिंग प्रॉपर्टी, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखना पड़ेगा 2004 से 2022। बिल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना चाहिए होता है? 24 मंथ्स। बुल बिल्डिंग लैंड 24 मंथ्स, तो मोर देन 24 मंथ्स है, तो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। ये बात लिखेंगे अपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। ये है असली सम्स। साइज देखो इसका सर। और लास्ट में हम लोगों को क्या बोला है पता है? GTI क्यों बोला है? बिकॉज पक्का इस सम्स में IFOS होगा।
देयर मस्ट बी सम एडवांस मनी विच वॉज फॉरफिटेड आफ्टर 2014, वो IFOS इनकम है, तो कैपिटल गेन निकालो, फिर IFOS निकालो और जोड़ दो, तो क्या मिलेगा? GTI, ठीक है। तो इसीलिए बस GTI, और कोई बात नहीं है। कितने सारे तो इंडेक्स दिए हुए हैं तुमको। ऊपर देखो, सम्स में काफ़ी लेयर है, यहाँ पर गिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? गिफ्ट। ड्रॉ। ये रहा डायग्राम। सचिन ने राहुल को गिफ्ट किया, दोनों रिलेटिव्स हैं। एक बार बाप बेटा समझ लेते हैं, सोचने में आसानी होगा ना। सचिन इज द फादर एंड राहुल इज द बेटा, सन। तो बाप ने अगर बेटे को गिफ्ट किया है तो गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड, कैपिटल गेन्स में भी एग्जेम्प्टेड और IFOS में भी एग्जेम्प्टेड। बाप अगर बेटे को गिफ्ट करे, रिश्तेदार अगर गिफ्ट करे, तो वो कैपिटल गेन में भी एग्जेम्प्टेड होता है और IFOS में भी एग्जेम्प्टेड होता है। वेरी गुड। तो राहुल को जब पापा से गिफ्ट मिला तब तो वो एग्जेम्प्टेड है, पर फाइनली राहुल ने ये बेचा है। किसको बेचा है? रोहित। सर तब तो टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कैपिटल गेन्स। याद करो, जब बाप के द्वारा गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी बेटा बेचता है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सी होती है? फुल, फादर से लेके बायर तक, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है? जो फादर का कॉस्ट है वही आप भी कॉस्ट लोगे। इनफैक्ट फादर के जो इंप्रूवमेंट्स है वो भी आप लोगे। केवल इसमें एक ही कंडीशन होता है, 2001 के पहले के जो इंप्रूवमेंट्स होते हैं वो हम लोग कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं, और 2001 के पहले का जो कॉस्ट है उसका हम ग्रैंड फादरिंग कर देते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 निकाल के, करेक्ट। पर 2001 के पहले का इंप्रूवमेंट कंप्लीटली इग्नोर। एक डायलॉग मैंने बोला था, बाप का पुण्य तो बेटे को मिलेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, लेकिन बाप का पाप वो बेटे को नहीं मिलेगा। यानी कि फादर ने अगर फोरफीट किया है पैसा तो राहुल के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं है और वो कॉस्ट से भी माइनस नहीं होगा, लेकिन राहुल ने स्वयं अगर फोरफीट किया है तो वो कॉस्ट से माइनस होगा या फिर IFOS में टैक्सेबल होगा। तो वो डायलॉग याद है ना, बाप का पाप बेटे को नहीं मिलेगा पर बाप का पुण्य बेटे को मिल जाएगा। मतलब फादर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग, वो सब हम ले सकते हैं, पर फादर ने अगर एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो उसका भरपाई मैं नहीं करने वाला, मेरे कॉस्ट में वो माइनस भी नहीं होगा और मेरे लिए वो IFOS में टैक्सेबल भी नहीं है। आर यू ओके विद दिस? ये तो इस सम्स का फर्स्ट पॉइंट है। इस सम में 3 लेयर हैं, ये तो फर्स्ट लेयर है जो भी मैंने डिस्कशन किया है तुम्हारे साथ। ये फर्स्ट लेयर था, ठीक है। सेकंड लेयर सुनो, याद है जब प्रॉपर्टी बेचते हैं तो SDV वैल्यू दी हुई रहती है ना। अगर SDV वैल्यू सेल वैल्यू के 110% से भी ज़्यादा है तब आपको SDV वैल्यू को कंसिडर करना पड़ता है। अच्छा, SDV वैल्यू दो हो सकता है, डेट ऑफ एग्रीमेंट का अलग और डेट ऑफ रजिस्ट्री का अलग। प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट पहले बन गया, रजिस्ट्री बाद में हो रहा है, तो रजिस्ट्री बाद में हो रहा है तो तब तक तो SDV बढ़ सकता है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट कैन रिवाइज द वैल्यू अपवर्ड्स। तो हम लोग SDV वैल्यू कब का लेंगे? एग्रीमेंट के दिन का कि रजिस्ट्री के दिन का? अगर एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले आपको कुछ भी पैसा अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, ड्राफ्ट, ECS, रूल 6, अब्बा, इनसे मिल जाता है तब तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला ले लो, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो चाहूँगा डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला लो बिकॉज वो कम होता है। तो ये FVC वाला जो ज्ञान है ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे, राहुल जब प्रॉपर्टी रोहित को बेचेगा तो उसको LTCG होगा। LTCG में घर घर एग्जेम्पशन ले सकते हैं
याद है घर घर एग्जाम्शन? अच्छा, और एक एग्जाम्शन याद है जो हर जगह चलता है? हाँ, एलबी बॉन्ड्स। एलबी बॉन्ड्स, लैंड बिल्डिंग बेचने के बाद अगर आप बॉन्ड्स में पैसा लगा दो, मैंने बॉन्ड्स याद रखने के लिए बताया था। हाइपर, हाइपर, एच से हाईवे, पी से पावर, ई से इलेक्ट्रिफिकेशन, आर से रेलवे, इन सब बॉन्ड में लगा दोगे तो मैक्सिमम कितने का मिल जाएगा? 50 लाख। घर घर एग्जाम्शन में कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, पर वो जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है उसमें अमाउंट्स की लिमिट होती है 50 लाख रुपए। तो ये एग्जाम्शन का भी ज्ञान दिया हुआ है, देखो कितना लेयर है सम में। दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रेट क्वेश्चन। ओके, मस्त क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करने के लिए। तो सर ये एक ही क्वेश्चन में न जाने कितना कुछ रिवाइज हो रहा है। अच्छा, इतना सारा ज्ञान जो मैंने दिया वो तो खो जाएगा? नहीं खोएगा। देखो नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखो सारा ज्ञान, कितना सारा ज्ञान वो लिख के पूरा दिया हुआ है। सर क्या हम लोग को भी एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा? हाँ, तुम थोड़ा छोटा करके अपने भाषा में लिखोगे वो ऐसे ही छोटा हो जाएगा। स्टूडेंट को सबसे पहले चिंता होती है सर इतना लंबा आपने लिखा है, वो हम लोग कैसे लिखेंगे? पहली बात तो तुम हूबहू लिख नहीं पाओगे और तुम अपनी भाषा में बोलना चालू करोगे, और तुम जानते हो अपने आप को, तुम अपनी भाषा में बोलना चालू करोगे, ऐसे तुम छोटा कर दोगे। अगर अपनी जैसे बुक की लैंग्वेज है, माई नेम इज सिद्धार्थ अग्रवाल, माई नेम इज मिस्टर, नहीं माई नेम इज सीए सिद्धार्थ अग्रवाल। जब लिखने जाएंगे तो अपने आप ये सिद्धार्थ इतने का इतना अपने आप ही हो जाएगा वो। तो उसका तुम चिंता क्यों कर रहे हो कि इतना लंबा है? तुम अपने भाषा में लिखोगे तुम ऐसे उसको सिकोड़ के छोटा कर दोगे, और फिर तुम कौन सा परफेक्शन में जाओगे? मैंने 10 बातें बोली है, तुम 10 थोड़ा लिखोगे, तुम तो थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल करके आओगे ना, वो याद है ना ऐसे ऐसे, वही करके आओगे तुम कि थोड़ा सा डाल दोगे। तो सपोज 10 में से तुमने 5-6 बातें लिख दी, 4-5 तुम भूल गए, चलेगा, कुछ तो लिखा ना, उतना काफ़ी है। उससे एग्जामिनर को इंप्रेशन जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट को पता है कि प्रेजेंटेशन में उसको ये प्रोविजंस भी बताने होते हैं। दैट्स इनफ। क्लियर सीन? अंदर सचिन देखो एकदम सिंपल तरीके से तोड़ तोड़ के धीरे धीरे करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, एक बार नीचे से चालू कर लें, 3 लेयर है ना, चलो नीचे से चालू करते हैं। राहुल ने क्या क्या खरीदा? सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा है कोलकाता में। बेचा क्या है वो मैं बता देता हूं तुमको। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हेलो, हाँ ठीक है, देखो इधर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, घर बेचा है और अल्टीमेटली घर खरीदा है। तो घर घर एग्जाम्शन सेक्शन नंबर 54। नाउ घर कहाँ खरीदा है सर? कोलकाता, इंडिया में होना चाहिए, तो 10 लाख का एग्जाम्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा सर, लेस 10 lakhs घर घर एग्जाम्शन। अच्छा, इन्होंने एक और घर खरीदा है, कहाँ खरीदा है? वो नहीं चलेगा सर। घर घर एग्जाम्शन में जो भी घर आप खरीद रहे हो वो इंडिया में होना चाहिए। इंडिया के बाहर अगर आप नेपाल में कोई घर खरीदोगे तो उसके लिए आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली इस आदमी को 10 लाख रुपए तक का एग्जाम्शन मिलेगा, उससे अधिक नहीं। ऊपर आओ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 1,18,00,000 ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्री तक कितना हो गया? 1,25,00,000 बढ़ गया ना? बढ़ेगा ही, तो समय के साथ तो बढ़ेगा ही। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट 5 लाख एडवांस इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक। तो एग्रीमेंट के दिन अकाउंट पे चेक से कुछ पैसा आया था कि नहीं आया था? तो अपने कौन सा वाला लेंगे? 1,18,00,000, ये 1,25,00,000 काट दो। पर 1,18,00,000 लेंगे कि नहीं लेंगे सर, वो तो डिपेंड करता है कि बेचा कितने में, बताओ। तो ये देखो ऊपर बेचा कितने में? 95 लाख। कैलकुलेटर उठाओ, 95 लाख का 110% करो, 108 लाख कुछ आएगा, 109 लाख आएगा, और क्या? 95 लाख का 110% करो, कितना आएगा? 1,04,05,00,000 आ रहा है, जबकि इनके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी? 1,18,00,000। तो वो तो 110% और 95 लाख से भी ज़्यादा है कि नहीं है? तो 95 लाख नहीं लेंगे, मेरा FBC है 1,18,00,000। अब ये तुमने FBC कैसे कैलकुलेट किया? तुम्हारे पास 3 फिगर थे, 95 लाख, 118 लाख और 125 लाख, है कि नहीं? तो तुमने ज्ञान लगाया सॉल्व करने के लिए, तो ये जो ज्ञान है तो लिखना पड़ेगा ना, ये ज्ञान तो लिखना पड़ेगा।
कि डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उस दिन कुछ पैसा अकाउंट पे चेक में आया था 118 लाख, गुड। फिर तुम ये बोलोगे क्योंकि 118 लाख 95 लाख की 110% ज़्यादा है इसीलिए 118 लाख लेंगे, तो एफवीसी के 118 लाख, सॉल्व हो गया ये। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। याद रखना, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर एंड देन सेल। तो बाप का पाप बेटे को नहीं मिलेगा, बाप का पुण्य बेटे को मिलेगा। काश रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता। पॉइंट नंबर 1, सचिन परचेज्ड अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन 97 फॉर ₹95,000। उस प्रॉपर्टी की 2001 के दिन कीमत कितनी? 115 लाख। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 100 मतलब 1,15,000 लिख दो। अब यहाँ तुमने ग्रैंडफादरिंग किया कि नहीं किया, ये बात का एक नोट जाएगा। तो समझ रहे हो, हर जो बात तुम मन में बोल रहे हो उस बात का तुमको एक लाइन लिख के देना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाप ने एक पाप किया था, उसने कार्तिक के साथ सौदा करके 10,000 रुपया एडवांस लिया भी था और बाद में उसको फोरफीट कर लिया था। इसका कुछ होगा क्या? नहीं, पाप का पाप कुछ नहीं होता, नो टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है। लेटर ऑन बाप ने ये प्रॉपर्टी बेटे को गिफ्ट की इन 2007। सचिन ने भी अपने फादर की परंपरा को कंटिन्यू करते हुए फोरफीट किया। इधर देखो, किया क्या? सचिन बोला, मैं स्टार्ट करूं? नहीं, राहुल बोला, राहुल इज द बेटा ना। राहुल बोला कि मेरे पापा ने सिर्फ जीवन में एक ही बार फोरफीचर किया, मैं 2 बार करूंगा। उसने 2009 में 50,000 अर्जुन से फोरफीट कर लिया और 1 लाख रुपया उसने विनोद से 2022 में फोरफीट कर लिया। तो 2 बार फोरफीचर किया है, तो कमाल ही है, टैलेंटेड है ये। अब जो पहले वाला फोरफीचर है 50,000, वो कब हुआ है? 2009 में, तो वो तो कॉस्ट से माइनस होगा। और दूसरे वाला फोरफीचर जो है वो कहाँ जाएगा? वो तो 2022 में हो रहा है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में 22-23 में, तो IFOS में जाएगा वो 1 लाख। सही है ना, हो गया फोरफीचर। नाउ दोनों बाप बेटों ने उस बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लोर वगैरह रूम्स बनवाए, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट नहीं लेते, बाद वाले इम्प्रूवमेंट चाहे बेटे ने किया हो चाहे बाप ने किया वो इंक्लूड करेंगे। अब इट इज़ द टाइम फॉर यू टू डू इंडेक्सेशन। कर दो इंडेक्सेशन इंटू 331 बाई 117 बाई 200। इंडेक्सेशन के फिगर नीचे दिए हुए हैं। ऊपर कॉस्ट का भी इंडेक्सेशन कर दो। हो गया। सो एफवीसी तुम्हें पता है, क्लियर है सबको? एफवीसी कितना है बोलो? 118 लाख। एक्सपेंस कितना है पता है सर, इन्होंने बताया है, ब्रोकरेज ऑन सेल 1%। बेचा कितने में था? 95 लाख। तो 95 लाख का 1% 95,000 वो एक्सपेंस से माइनस होगा, है ना? तो 118 लाख में से 95,000 एक्सपेंस माइनस होगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो तुम कैलकुलेट करोगे ये माइनस होगा। देन दो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो माइनस होंगे। देन यू विल गेट LTCG, फिर एग्जेम्पशन। करेक्ट, आ जाओ। FVC 118 लाख लेस ब्रोकरेज 95,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 65,000 इंटू 331 बाई 100 2,15,150 लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। दो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो देखो इधर, दो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उनको जोड़ के आएगा
3,03,487 नोट में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लो, अल्टीमेटली यू गॉट योर LTCG। अब उसमें से जो एक घर खरीदा है कोलकाता में वो माइनस होगा एग्जम्पशन, एंड देन यू विल हैव योर फाइनल आंसर। ये रहा टैक्सेबल LTCG। IFOS कितने का है? 1 लाख रुपए का, वो भी ऐड कर दो, दैट इज योर GTI। सही है। अब सारे नोट्स हैं। FVC 118 लाख कैसे आया, कॉस्ट 65,000 कैसे आया, कॉस्ट इम्प्रूवमेंट क्या है, एग्जेम्पशन सिर्फ 10 लाख होगा, नेपाल वाले का नहीं होगा, वो सब कुछ। सीन क्लियर है, डन है। तो इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग सम, इट कंटेन सो मेनी वेरिएशंस। अब थोड़ा छोटा सम्स है, इधर आओ। पार्टीशन ऑफ HUF। ध्यान से सुनना। HUF क्या होता है? HUF बनाने के लिए एक मैरिड हिंदू कपल चाहिए, ठीक है। जैसे मैं हिंदू हूं बाय रिलीजन, तो जैसे मेरी शादी हुई 2018 दिसंबर, आई गॉट मैरिड, तो जैसे ही शादी हुई इमीडिएटली आई बिकम एलिजिबल टू क्रिएट एन HUF। HUF बनाने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है। फैमिली वर्ड का मतलब होता है पति पत्नी। फैमिली वर्ड का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। मैं कल कोई एक बैच पढ़ा रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैं CMA के स्टूडेंट्स का कोई एक बैच ले रहा था, उसमें मैंने बताया था हाउ डू यू डिफाइन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। समझते हो? जॉइंट फैमिली तो समझते हो, जॉइंट फैमिली का उल्टा को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। हिंदी में बोलते हैं एकल परिवार, और जॉइंट फैमिली को बोलते हैं संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें सिर्फ एक ही शादीशुदा जोड़ा हो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा, मान लो तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारे भाई बहन हैं और तुम्हारे मम्मी पापा है, तो शादीशुदा जोड़ा एक ही है ना। मान लो चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी ये सब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही हैं, तो वो फिर एक ही शादीशुदा जोड़ा है ना, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोला जाएगा, एकल परिवार। और अगर तुम्हारे फैमिली में एक से ज़्यादा शादीशुदा जोड़े हैं, मतलब जैसे तुम्हारे पापा मम्मी हैं, साथ में तुम्हारे चाचा चाची या ताऊ ताई है, या फिर तुम्हारे दादा दादी हैं, तो एक और शादी का जोड़ा आ गया ना, तो वो बन जाएगा जॉइंट फैमिली। माई फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली। मेरे फैमिली के अंदर 3 शादीशुदा जोड़े हैं, मैं, माई वाइफ, विकास एंड हिज वाइफ, एंड पापा और मम्मी। तो 3 हो गए ना फैमिली, मैरिड कपल्स। तो हम लोग हो गए एक सिंगल जॉइंट फैमिली, समझ लो। तो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। यू गेटिंग माय कॉन्सेप्ट? फैमिली वर्ड का मतलब ही होता है पति पत्नी कपल, ये बात याद रखना, ठीक है। फैमिली का मतलब ही कपल है, ओके। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब एक मैरिड कपल है, वो अब चाहे तो एक HUF चालू कर सकता है। उसके लिए 3 काम करने पड़ते हैं, बड़े सिंपल है। एक, आपको स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं HUF डीड। दूसरा, आपको HUF के नाम पे पैन नंबर का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पैन नंबर दे देंगे। HUF इज अ सेपरेट पर्सन, उसका अलग पैन नंबर आएगा। तीसरा, HUF के नाम पे आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, बस बन गया HUF। अब आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो कि अपने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स HUF के नाम पे कर दो, तो उस पर जो इनकम HUF को आएगा उसका टैक्स कैलकुलेशन अलग होगा। और HUF पे भी स्लैब वही होता है जो इंसानों पे होता है, मतलब उसको भी स्लैब का फायदा मिल जाएगा टैक्स में। तो HUF इज बेसिकली अ टूल क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसके द्वारा हिंदू फैमिलीज एक एक्स्ट्रा स्लैब एग्जेम्पशन ले सकते हैं। स्लैब एग्जेम्पशन समझते हो ना, जैसे 2.5 लाख रुपए तक टैक्स देना नहीं पड़ता, बस बेसिक एग्जेम्पशन। तो हिंदू परिवार वाले वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द पर्पस ऑफ HUF, और कोई पर्पस नहीं है। सच्ची बात यही है, सच्ची बात यही है, सुन लो। अभी सर HUF का अगर बंटवारा हो जाए, टूट गया, तो HUF बंटवारे पे जो भी सामान बांटेगा, एसेट्स इन काइंड, एसेट्स इन नॉट मनी, नॉट रोकड़ा, एसेट्स इन काइंड बांटेगा अपने परिवार मेंबरों को, इट्स एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ओके ओके। तो HUF का पार्टीशन हुआ। HUF के मेरे फादर का नाम है राजकुमार अग्रवाल, ठीक है। तो उन्होंने ना एक HUF बनाया था। HUF में
जो मैरिड कपल में जो लड़का होता है मतलब मेल, उसी के नाम से एच होता है। तो पापा मम्मी में ऑब्वियसली पापा इज द मेल ना, तो पापा के नाम पे एच बनेगा, राजकुमार अग्रवाल एच एफ का नाम सिंपल होता है, जैसे कंपनी के नाम में तुम लास्ट में लिमिटेड बोलते हो, एच के नाम पे बस जो बंदा है आदमी उसका नाम, उसको कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो माय फादर इज द कर्ता, एल्डेस्ट मेल मेंबर, तो ही इज द कर्ता, और उनके नाम क्या गया? एच लगा तो बन गया एच दैट्स एन एच। तो राजकुमार अग्रवाल एच का विभाजन हो गया, ठीक है। अब मान लो हो गया, और उसमें से मुझे कुछ सामान मिला, बिल्डिंग या जमीन कुछ मिला, तो जब मुझे मिला दैट टाइम इट्स एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, दैट टाइम इट्स एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। बट बाद में जब मैं बेचूंगा सर तब तो टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। अच्छा सुनो, मेरे पापा की एच टूट गई, मुझे जमीन मिली, लैंड मुझे लैंड मिला, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, लाइफ इज ओके, नो टैक्स, एग्जेम्प्टेड। बाद में जब मैं उसको बेचा तो टैक्स लगेगा। हाउ विल यू कैलकुलेट द टैक्स? तो बोलोगे सर FVC इक्वल टू सेल वैल्यू जो भी माइनस एक्सपेंस ऑन सेल, हाँ ठीक है, माइनस कॉस्ट। अब मेरे को तो फ्री में मिला था, इट वॉज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, तो कॉस्ट क्या होगा? सर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर के केस में प्रीवियस ओनर का यानी HUF का जो कॉस्ट था वही कॉस्ट होगा। तो HUF का जो कोआ है वही मेरा कोआ, उसका जो कोई है वही मेरा कोई, ठीक है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पूरा HUF ने जब खरीदा था तब से लेके आज तक का पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन करेंगे। फंडा वही है, पुण्य मिलेगा पाप नहीं मिलेगा, सेम फंडा है। अब तक हम बाप बेटे का एग्जाम्पल कर रहे थे गिफ्ट का, अब हम HUF पार्टीशन का एग्जाम्पल कर रहे हैं, पर सारा मैथ्स कैलकुलेशन सब वैसा ही रहेगा। आर यू ओके विद दिस? फंडा क्लियर है ना? ठीक है, आओ पढ़ते हैं। यार रीडिंग वो करेगा, लिखो। क्या मिला है राहुल को? जमीन, एसेट इन काइंड, तो दैट्स एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ये जमीन HUF ने कब खरीदा था? 2002 में, 1 लाख रुपए पे, तो कॉस्ट यही लेंगे हम लोग। 1 लाख रुपए में खरीदा था ना, तो यही कॉस्ट होगा। इसका इंडेक्सेशन कर दो प्लीज। 2002-03 का इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सेशन कर दो, मतलब जस्ट लिख लो, यू डोंट हैव टू टाइप इन द कैलकुलेटर। कर लिया? सही है, कोआ पता चल गया अपने को, वेरी गुड वेरी गुड। राहुल ने जमीन के आसपास एक बाउंड्री बनाई है, फेंस, दैट्स अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितने का? 1 लाख इंटू 331 बाई 7-8 का इंडेक्स, 2022 दिसंबर में उसने फाइनली बेच दिया। कितने में? ब्रोकरेज 1 लाख रुपया एक्सपेंस है। रुको, हमको SD वैल्यू भी दिया हुआ है, वाओ। ना आपने बेचा है 25 लाख में, इधर आपने बेचा है 25 लाख में, लेकिन SD वैल्यू, अरे SD वैल्यू कितना? 30 लाख। सर 25 लाख का 110% कितना होता है? 27.5 लाख, तो भी तो 30 लाख ज़्यादा है। तो FVC क्या होगा? 30 लाख, है ना। तो अलग से कोई SDV नहीं है, तो मैं, इसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो SDV है ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का है, अगर आप मेरे को डेट ऑफ एग्रीमेंट का SDV नहीं दोगे तो मैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का SDV लूंगा। तो तुम्हारे पास सारे फिगर्स आ गए, FVC है, एक्सपेंस है, कोआ कोई का इंडेक्सेशन है, बट इसको फटाफट करके माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर, है ना निशा। FVC 30 लाख माइनस ब्रोकरेज 1 लाख माइनस कोआ कोई LTCG। कैलकुलेशन प्लीज एक बार अपने आप चेक कर लो, मुझसे हो सकता है कोई कैलकुलेशन में हो जाए मिस्टेक तो। सही है।
ओके और जितना भी ज्ञान मैंने यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए वो सब मैं लिख के देखो पुट किया हूं, है ना? ये रहा, डन. वी हैव वन मोर सम्स ऑन partition of HUF, slightly better. एक सम हो गया पार्टीशन ऑफ HUF का, अब दूसरा थोड़ा और हाई लेवल है तो पिकअप इजी होगा. ठीक है. अच्छा एक बात सुनो, जस्ट मेरा एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है. आई टोल्ड यू आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट माई पर्सनल लाइफ. In my joint family there are 3 married couples, Papa, Mummy, me, my wife, Vikash and his wife, and we have got 3 babies. So 3 मैरिड कपल हैं. क्या हम लोग को 3 HUF बनाना अलाउड है क्या कि नहीं? जॉइंट फैमिली आप लोग को एक ही बनाना पड़ेगा. ये 3 बना सकते हैं सर? 3 बना सकते हैं. ठीक है. इधर कंप्यूट कैपिटल गेन्स ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सचिन. Sachin HUF is partitioned in 1/4/2001 and land was given to Sachin. सही है. कोई दिक्कत? The FMV of the land on 1/4/2001 is 3,40,000. वाओ. इस लैंड का जो ओरिजिनल कॉस्ट है 90s में कब खरीदा था हमें बताया हुआ नहीं है. हमें सीधा ग्रैंडफादर की वैल्यू दे दी कि FMV on 1/4/2001 इज 3,40,000. तो यही होगा सर मेरा कोआ. आफ्टर ऑल HUF का जो कॉस्ट है जब सचिन को मिलेगा, सचिन बेचेगा तो सचिन के लिए भी वही कॉस्ट रहेगा. सचिन ने इसी जमीन पर एक बिल्डिंग बना दी, जबरदस्त, 3,20,000. नाउ लैंड एक अलग असेट है, बिल्डिंग एक अलग असेट है. तो इसको एक काम करो, ऐसे लिखो, कोआ 1 कोआ 2. ठीक है. लैंड पे बिल्डिंग बनाने को इंप्रूवमेंट नहीं बोलते, पूरा एक नया असेट खड़ा कर दिया आपने यार. तो कोआ 1 कोआ 2, ये जमीन और बिल्डिंग दोनों का दोनों आपने कॉम्बो बेचा है 14.5 लाख में. तो आपने तो दोनों को अलग अलग बेचा है कि एक साथ बेचा है? तो अलग अलग कंपटीशन नहीं होगा, एक सिंगल कंपटीशन करना पड़ेगा. नॉर्मली 2 असेट्स होता है तो 2 अलग अलग कंपटीशन, पर क्योंकि दे हैव गिवन यू अ सिंगल सेल वैल्यू तो आपको तो नहीं पता ना कि 14.5 लाख में कितने का लैंड है और कितने का बिल्डिंग. तो आपको तो एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो सर हम लोग दिखाएंगे कैसे? वेरी इजी, लिसन टू मी. तुम जब सम्स चालू करोगे तुम लिखोगे कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन्स, फिर लिखोगे लैंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इतना से इतना, बिल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग इतना से इतना. दोनों की पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग है. जमीन इंसान पहले खरीदा, बिल्डिंग बाद में बना, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों का अलग अलग है, पर दोनों ही 2 साल के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. फिर तुम नीचे लिखोगे FVC जो भी है माइनस लैंड का आईकोआ 1 और बिल्डिंग का आईकोआ 2. हो गया. क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आगे SDV वैल्यू कितनी है? 50 लाख. सर बहुत ज़्यादा है. तो जो 50 तक है वही तो लेना पड़ेगा ना. तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ ये बात, तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि सेल वैल्यू 14.5 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है. तुम चले गए चोट्टे के पास. यू मीन इनकम टैक्स ऑफिसर ना? हाँ तुम लोग ही बोले थे ऐसा, मैं नहीं बोला कभी. इनकम टैक्स ऑफिसर, वो इनकम टैक्स ऑफिसर ने FMV और ज़्यादा निकाल के बता दिया, बोला 58.5 लाख. तुम बोला रहने दो. देखो चोट्टे के पास जाने का एक फ़ायदा था कि वो अगर ज़्यादा बताएगा तो मैं कम, लेकिन अगर कोर्ट में गए होते तब मुंडन हो जाता पूरा. ठीक, कोर्ट जो बोलेगा फिर वो लेना पड़ता. तो कोर्ट ने नहीं बोला. तुम किसके पास गए थे? AO के पास. AO ने बोला 58, तो वो मैं छोड़ सकता हूँ. तो अल्टीमेट बोलूँगा रहने दो ठीक है 50 ही ठीक है. ठीक है, तो मेरा FVC क्या होगा? 50 लाख. नॉर्मल शब्द बोलो याद नहीं रहता, कुछ अलग बोलो याद रह जाता है कि टॉपिक पे क्या पढ़ाया गया था. तुमको जो भी मुनाफा हुआ ना बेच बाच के, वो तुमने नहाई के बॉन्ड्स में डाल दिया. ठीक है. नाई फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो 54 EC मिलेगा
कितना तक मिलेगा? मैक्स 50 तक का मिलेगा नाई के बॉन्ड्स में, है ना। पर एक नियम होता है, नाई के बॉन्ड्स में आपको कब तक इन्वेस्ट करना पड़ता है? इन्वेस्ट इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब हमको तो इन्होंने बताया नहीं कि कब इन्वेस्ट किया, तो हम यही अज्यूम करेंगे, नोट में लिख के देंगे कि आई एम अज्यूमिंग कि 6 महीने ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर नाई के बॉन्ड्स में डाल दिया है, तो 50 लाख तक का तो एग्जम्पशन मिल ही सकता है। देखते हैं सर। अच्छा, यू टेल मी द फिगर्स। एफवीसी कितना है? 50 लाख। वेरी गुड। एक्सपेंस ऑन सेल कितना है? नहीं है सर। कोआ क्या है सर? 2 कोआ है। इंडेक्सेशन करो। सर 2 कोआ है, ठीक है, माइनस कर देंगे जो भी आएगा। कोई क्या है? नहीं है सर। आगे एलटीसीजी। अब एलटीसीजी जो आएगा वो ऑब्वियसली 50 लाख से कम होगा। कैसे पता चला? सर बेचा एफवीसी 50 लाख है, तो एलटीसीजी उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो एलटीसीजी 50 लाख के अंदर ही आएगा, तो जितना भी अमाउंट है तुमने नाई में डाल दिया, और नाई में 50 लाख तक का तो एग्जम्पशन मिलता ही है, तो फुल एग्जम्पशन मिल जाएगा। अल्टीमेट फाइनल आंसर क्या आएगा? 0, नील, यही तो आएगा। क्लियर है कि नहीं है? आओ देखो कितना नोट्स है, जस्ट लुक एट द नोट्स। ये सारे नोट्स मैंने पूरे बना बना के डाले थे, कितना मेरी मेहनत लगी होगी कल्पना कर लो। देखो इधर, लुक एट द बोर्ड। लैंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग से लिखो, बिल्डिंग आपने बाद में बनाई है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग से। दोनों ही मोर देन 24 मंथ्स है, तो दोनों ही लॉन्ग टर्म है। कंप्यूटेशन एक होगा बिकॉज सेल वैल्यू एक है। क्या है? एफवीसी 50 लाख माइनस आईकोआ 1 आईकोआ 2। एलटीसीजी कितना आया सर? 29 लाख। हमने वो पूरा का पूरा 29 लाख नाई के बॉन्ड्स में डाल दिया, हमको एग्जम्पशन मिल जाएगा। और टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा? नील। डन है ना? ये नोट है एफवीसी का कि हाउ हैव यू अराइव्ड एट द फिगर 50 lakhs। सीन क्लियर? देखो अभी तक 4 सम्स किए, एक तो एकदम छोटा था इजी, एक बड़ा सम्स था, फिर 2 सम्स हमने किए पार्टीशन ऑफ एचयूएफ की डिफरेंट वैरायटी। अब और एक नया वैरायटी तुम्हारे सामने आ रहा है आंखों के। क्वेश्चन नंबर 5। आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया और फिर बेचा है। मैं कल वाला एक डायलॉग याद दिलाना चाहता हूं सबको। कन्वर्जन इज एग्जेम्प्टेड बट रिडेम्पशन इज टैक्सेबल। डिबेंचर्स को अगर आप अल्टीमेटली इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन डिबेंचर को रिडीम करा के पैसा लोगे तो वो टैक्सेबल है। तो इन्होंने डिबेंचर को कन्वर्ट किया है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है देखो, ऐसे डिबेंचर्स थे कन्वर्टेबल, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या है? एग्जेम्प्टेड। बाद में इसको बेचा है तो अब तो टैक्स लगेगा ना, यहां पर तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स। नाउ वेट, बेचा कितने में वो बताया हुआ होगा, बेचा कितने में वो बताया होगा तुमको, क्लियर है। और इक्विटी शेयर का कॉस्ट क्या लोगे? सर जो डिबेंचर का कॉस्ट था वही, डिबेंचर्स का इंडेक्सेशन नहीं होता, पर बेचा अल्टीमेटली क्या? इक्विटी शेयर, तो इंडेक्सेशन तो होगा। और इंडेक्सेशन कितना होगा सर? फुल होगा। डिबेंचर जब से खरीदा था तब से लेके आज तक का फुल पीरियड ऑफ होल्डिंग का इंडेक्सेशन करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डू इट। 15/11/2022 सचिन कन्वर्टेड डिबेंचर्स परचेज्ड इन 2016 फॉर 3 लाख इनटू शेयर्स। लिख दो। इक्विटी शेयर जब बेचोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा? सर वही कॉस्ट होगा जो डिबेंचर का कॉस्ट था, 3 लाख रुपए।
तो 3 लाख का इंडेक्सेशन कर दो, क्योंकि डिबेंचर का इंडेक्सेशन नहीं होता, पर बेच रहे क्या हो, इक्विटी शेयर ना, और उसका इंडेक्सेशन तो होता है सर। अच्छा, FMV, देखो तुमको गधा बनाने के लिए उन्होंने ये भी दिया है, FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये कोई काम आएगा? वो जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए दिया है। जब हम लोग कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं उस वक्त FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन काम आता है। यहाँ तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर के केस में जिस दिन मुझे मिल रहा है उस दिन FMV टैक्स है ही नहीं, तो उस दिन का FMV मेरे काम का है ही नहीं। बाद में आपने ये शेयर्स बेच दिए कितने में, तो ये आपका FVC हो गया। ये देखो क्या बेचा है तुमने, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से मानी जाएगी, पूरी डिबेंचर की 2016 से 2022। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, बुल, बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर, लैंड, 2 साल 24 महीना। तो लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म है सर। FVC 10 लाख, इंडेक्स कॉस्ट, आई गॉट आवर LTCG। सीन क्लियर, डन है। अब ये आया क्वेश्चन 6, फिर से हमारी लाइफ में कौन लौट कर आ गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा समझा, ठीक है। इधर इस सम्स में 3 हिस्से हैं, ओके लिसन टू मी। इस सम्स में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, ठीक है। फर्स्ट हिस्सा बोला कि इस व्यक्ति ने, खाली मेरे को सुन लो फिर अंदर जाना तो इजी लगेगा। बस ये सारे सम्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, यही सारे सम्स अकेले अकेले अगर पढ़ रहे हो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट। क्लासरूम में भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो वो बहुत कंफर्टेबली है, बिकॉज सम्स के अंदर जो भी अड़चने आएंगी वो मैं तुमको एडवांस में बताते जा रहा हूँ कि स्टोरी ऐसा है, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, तो योर माइंड इज वर्किंग इन द राइट ट्रैक और तुम फटाफट काम कर रहे हो। लाइफ में हम लोगों को हर जगह ऐसे मार्गदर्शक नहीं मिलता। मुझे भी चाहिए कोई मेंटर, हर इंसान को मेंटर चाहिए। काश हो ना कोई जो बता दे कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मेरा लाइफ आसान हो जाएगा कि नहीं, और मैं सही दिशा में जाऊंगा। वो सही दिशा के लिए मेंटर्स मिलते नहीं है और नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। ये तो कोचिंग है, पढ़ाई का एक सर्टेन सिलेबस है, तो इसमें मेंटर्स मिल जाते हैं, पर लाइफ का तो कोई सिलेबस डिफाइंड होता ही नहीं है कि वहाँ तुमको मेंटर मिले। यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा इजी हो रहा है कि एक लंबा सा समझ यार, तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आदमी खड़ा है, वो पहले से स्टोरी बता देगा, अंदर जो जो झमेले आने वाले हैं वो एडवांस में बता देगा, कैसे उसको क्रैक करना है, कब क्रैक करना है, वो टाइमिंग का पूरा काम भी मैं कर दूंगा, और नीचे सॉल्यूशन तो बिछाया हुआ ही। तो ऐसे क्या है, सम्स करना बहुत आसान हो जा रहा है, वरना यही सम्स क्या होगा, ये माउंट एवरेस्ट बन जाएगा। दम नहीं है बहुत, मतलब आसान है, पर छोटे छोटे सम भी खुद करते वक्त क्या हो जाता है ना, वो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। इसीलिए होमवर्क्स वगैरह की भी एक लिमिटेशन होती है कि कितना तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नंबर वन में क्या हुआ, कहानी को पहले समझो। इस बंदे ने एक ज़मीन खरीद लिया, लैंड, तो लैंड एक अलग असेट, लैंड का कोआ हुआ वो सब अलग है। फिर लैंड पे इसने बिल्डिंग बना लिया, तो सर बिल्डिंग एक अलग असेट है, दो असेट हो गए। अब ये इसको बेचेगा, अच्छा पता है जब बेचेगा तो बेचने की कीमत अलग, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दो दिया हुआ है, SDV1 ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड SDV2 ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इस बार एग्रीमेंट के दिन कुछ पैसा दिया था पर कैश में दिया था, तो वो तो चलेगा नहीं, इट हैज टू बी पक्का, अब्बा याद है, इट हैज टू बी अकाउंट पे अकाउंट पर ड्रिफ्ट, ECS रूल 6 अब्बा, तो कैश में दे दिया। तो अब अपने को SDV कौन सा लेना है, 1 की 2 डेट ऑफ रजिस्ट्री वाला SDV2 लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये सेकंड स्टोरी है। थर्ड स्टोरी है, इन्होंने जो LTCG कमाया वो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया। कहाँ का इन्वेस्ट किया, घर बॉन्ड्स वगैरह, तो वहाँ पे अपने को सावधान रहना है। घर जो खरीदेंगे वो इंडिया में होना चाहिए, तभी तो घर एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54।
बॉन्ड्स में जो पैसा आप लगाओगे वो नाई का बॉन्ड्स या फिर मतलब वो जो हाइपर वाले 4 बॉन्ड्स उसी में होना चाहिए। बॉन्ड्स में आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 50 लाख। और उसमें एक शर्त है, बॉन्ड्स में पैसा कब तक इन्वेस्ट कर देना चाहिए? विद इन 6 मंथ्स। वो भी तो चेक करना पड़ेगा, तो वो सब चेक करके आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे। तो ये 3 लेयर्स हैं सम्स के, ठीक है। ये एक स्टीरियोटाइप सम्स ऐसा ही होता है, एक स्टीरियोटाइप सम जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, मतलब कि उसमें सारे लेयर्स रहते हैं एक करके। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जमीन खरीदा, कितने का सर? 80 लाख। 2007 में रजिस्ट्री का खर्चा 10%। जमीन 80 लाख की है, उसका रजिस्ट्री का खर्चा 8 लाख रुपया और, तो 88 लाख का जमीन हो गया, ठीक है ना। इनटू इंडेक्सेशन कर दो। फिर आपने उसके ऊपर एक घर बना लिया 1 करोड़ रुपए का ड्यूरिंग 9-10। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 1/10/2009, मतलब वही 9-10, तो वो कोआ 2 है। 100 lakhs इंटू 331 बाय 148, तो आपके पास लैंड का कोआ 1, बिल्डिंग का कोआ 2 आ गया है। आपने वो बेचा 6 करोड़ में फाइनली। एसडीवी 7 करोड़ थी, उस दिन आपने कुछ एडवांस लिया पर कैश में लिया, शेट। फिर रजिस्ट्री के टाइम पे एसडीवी बढ़ के हो गया 7 करोड़ 70 लाख, तो वही मेरा आंसर होगा। कौन सा एसडीवी लेंगे? 1 की 2। अब एसडीवी 2 कितना? 7 करोड़ 70 लाख, और सेल वैल्यू कितनी? 6 करोड़। सर 6 करोड़ का अगर मैं 110% भी करूं तो इट कम्स टू 6.6 करोड़, जबकि यहाँ तो एसडीवी 2 कितना? 7.7 करोड़, तो वही मेरा एफवीसी होगा। एक्सपेंस वगैरह है क्या ब्रोकरेज का? कुछ है सर? हाउ मच? 1% ऑफ सेल, तो सेल तो 6 करोड़ का है, तो 6 करोड़ का 1%, 6 करोड़ का 1%, 6 लाख एक्सपेंस माइनस होगा। तो यू गॉट योर एफवीसी 7 करोड़ 70 लाख, यू गॉट योर एक्सपेंस, यू हैव कोआ 1 कोआ 2। कैन यू कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स? यस सर। सर आई हैव गॉट माई कैपिटल गेन्स 3 करोड़ 14 लाख 55,290। दैट्स माई ग्रॉस LTCG, यस ना। अब अपने क्या करेंगे सर? एग्जेम्पशन का ज्ञान पढ़ेंगे। सब्सीक्वेंट टू सेल, इन्होंने दिल्ली में घर खरीदा है, दिल्ली वाले घर का मिलेगा एग्जेम्पशन? यस। लंदन में भी घर खरीदा है? नहीं। लंदन में ना 1 करोड़ 90 लाख में ना इसको झोपड़ा मिला होगा, ठीक है, वो भी लंदन के कहीं आउटस्कर्ट्स में। मतलब बहुत झमेला है, इतना आसान नहीं है। मतलब अगर तुम बाहर खरीदते हो तो जो प्रोसेसिंग वगैरह का चार्जेस वगैरह उसी में तुम्हारा लंबा चौड़ा नप जाएगा। क्या ठीक है, हमको क्या जाता है, खरीदा खरीदा। मेरे जलन तो हो रही है ना, मतलब कि लंदन में अगर खरीद लिया तो अपना इंडिया में नहीं हो रहा है इधर। अच्छा, इसने नाई के बॉन्ड्स भी खरीद लिए हैं 45 लाख। कब खरीदा? आई वॉन्ट टू नो कि घर बेचा कब था। ऊपर 23 सितंबर 2022 को बेचा था और जनवरी में खरीदा, तो 6 महीने के अंदर है, चलेगा। और 50 लाख रुपए इसने लगा दिए 12 फरवरी को, तो ठीक है ना। 23 सितंबर से जनवरी फरवरी 6 महीने के अंदर ही है। पर कितने का बॉन्ड्स खरीद लिया नाई का? इसको बहुत ही प्रेम है नाई नाई से, 2 बार खरीद लिया, 45 और 50। एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? 50 लाख। तो दिल्ली वाले घर का 1 करोड़ 10 लाख और नाई बॉन्ड्स का 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख। वेरी गुड।
ठीक है, हुआ तो ओके, नाइस। FBC एग्जाम्शन नोट्स है उनके। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक जबरदस्त वैरायटी है। आज की क्लास का जो 6 क्वेश्चंस मैंने कराया वो एक तरफ, ये अकेला एक तरफ है, तो ध्यान से सुनना। नो मिस्टेक्स, राइट एटीट्यूड, क्योंकि अगर तुम्हारा एटीट्यूड और अप्रोच गलत हो गया तो बाउंसर। ऐसा सम्स एक भी आज तक हमने अभी तक नहीं किया है। इज द फर्स्ट एंड द न्यू वेराइटी दैट यू आर डूइंग। प्लीज प्लीज वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। छोड़ दो उसको, इधर सुनो। मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, लैंड, एज अ कैपिटल असेट, एज अ कैपिटल असेट। उस ज़मीन को बाद में मैंने अपने बिजनेस में डाल लिया, स्टॉक इन ट्रेड। बिल्डर हूँ मैं, क्या हूँ मैं? बिल्डर। तो कोई ज़मीन मैंने खरीदी होगी अपना घर बनवाने के लिए, तो कैपिटल असेट। लेकिन बाद में मैंने बोला उस पर अपना घर नहीं बनाऊंगा, उस पर बिल्डिंग बना के बेचूंगा, तो मैंने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ज़मीन को जैसे ही कैपिटल असेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफ़र, और कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट तो हो जाएगा आज ही, पर पेमेंट ऑफ टैक्स आज होगा कि बाद में होगा? बाद में होगा, बेचने के टाइम पे। तो आज तुम इसका कैपिटल गेन्स टैक्स पहले कैलकुलेट कर लो। कर लिया तुमने, साइड में रख दो, ठीक है। अब उस ज़मीन पर तुमने बिल्डिंग बनाना चालू किया और तुमने 15 फ्लैट बना दिए। कितने? एक एक फ्लैट का कॉस्ट है 8 लाख रुपया। एक एक फ्लैट का कॉस्ट कितना है? नहीं, डोंट मल्टीप्लाई। एक एक फ्लैट का कॉस्ट कितना है? 8 लाख रुपए का बनाया है, तो 15 फ्लैट बना दिए। अब तुम इस 15 फ्लैट को अब जब बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है और आप फ्लैट बेचते हो, तो संग में जमीन भी तो एक तरह से जा ही रहा है, ठीक है। अब आपने जब बेचना चालू किया, ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। 15 फ्लैट में से आपके 10 फ्लैट बिक गए हैं, ये प्रॉब्लम है। आज तक जितना भी होता था सारा बेच देते थे, इस बार सारा नहीं बेच रहे। 15 में से कितना बिका है? 10 फ्लैट। तो पहली बात तो कि पीजीबीपी कैलकुलेशन सिर्फ 10 फ्लैट का ही होगा। यस सर, लैंड के केस में भी लैंड पे जो हमने कैपिटल गेन निकाला होगा वो पूरा का पूरा तो अभी टैक्स देंगे नहीं, वो तो जब बिकता है तब टैक्स ना। अगर मैंने 15 में से 10 फ्लैट बेचे हैं तो तुम भी यही बोलोगे कि सर लैंड भी आपने 10/15 प्रोपोर्शनली बेचा है, तो केवल कैपिटल गेन्स का 10/15 ही पेमेंट होगा। अभी 5/15 अभी पेमेंट नहीं होगा, वो तब होगा जब बाकी के 5 फ्लैट बेचूंगा। समझ रहे हो? आई रिपीट, 15 फ्लैट में से 10 ही फ्लैट बिके, 10 फ्लैट का तुम पीजीबी निकाल लो, दैट्स ओके। लेकिन सर जो आपने पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रखा था ना कि लैंड को कैपिटल असेट्स आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए, दैट्स कैपिटल गेन्स, टैक्स बाद में देते हैं, तो वो कैपिटल गेन्स तो पूरे 15 फ्लैट में डिवाइड होगा जब जब बिकेगा। तो अभी 10 फ्लैट बिका है, तो प्रोपोर्शनली कैपिटल गेन का भी 10/15 ही अभी टैक्सेबल है। बैलेंस 5/15 जब वो 5 फ्लैट बिकेगा तब टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस सम्स में ना शुरू से ही ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास एसेट है, चाहे लैंड हो चाहे बिल्डिंग है, वो पूरा नहीं बिक रहा है। वो कितना बिक रहा है? 10/15। तो जितना बिक रहा है उसी पे टैक्स अभी कैलकुलेट होगा ना 22-23 में। बाकी के 5 फ्लैट जब बिकेंगे तब उस पर 5 फ्लैट का कैपिटल गेन्स और पीजीबी तब अलग कैलकुलेट किया जाएगा। आर वी ओके विद दिस? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन परचेज द लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख। आप कॉस्ट कितना लोगे सर? क्योंकि अल्टीमेटली सम्स में बाद में 15 फ्लैट बनेंगे और बिकेंगे 10 फ्लैट, तो 10/15 प्रोपोर्शनेट जो कैपिटल गेन्स है वही उस वक्त टैक्सेबल होगा। बाकी का 5 फ्लैट जब बिकेगा तब उस पर फर्दर कैपिटल गेन्स उस समय का पे होगा, ठीक है। कब खरीदा था आपने ये? 2004-05। इंडेक्सेशन करो। सॉल्व, बोलो सॉल्व करके।
ये आ रहा है क्या? 29 एक से कुछ मिस्टेक है, हाँ सॉरी एक मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा। इंडेक्सेशन 331 तक थोड़ा ना होगा, कन्वर्जन जिस दिन हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में उसी साल तक का तो इंडेक्सेशन होगा ना। इन लोगों के लिए तो अलग चार्जेबिलिटी सेक्शन होती है, कन्वर्जन के लिए तो अलग चार्जेबिलिटी सेक्शन है कि अल्टीमेटली कन्वर्जन तो बीच में कहीं हुआ होगा, 2022-23 में तो हुआ नहीं होगा, तो वहीं तक का इंडेक्स देंगे ना। तो इधर देखो एक बार बोर्ड में, अर्जुन स्टार्टेड रियल एस्टेट बिजनेस ऑन 1/4/2015 एंड कन्वर्टेड द लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन द सेट डेट। तो कन्वर्जन का डेट क्या? 1/4/2015। तो 1/4/2015 मतलब सच अ ब्लंडर आई जस्ट कमिटेड। 331 कोई काम का था ही नहीं, सच अ बिग ब्लंडर, क्योंकि कन्वर्जन डेट के दिन ही वो स्टॉक इन डेट बन चुका है, तो वहीं तक इंडेक्सेशन होता है, वहीं तक पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक का होगा? 1 अप्रैल 15 मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 15-16। 14-15 भी हमको इनफैक्ट बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। 1 अप्रैल 15 मतलब टेक्निकली कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 15-16। तो 15-16 का इंडेक्स 254। $10 लाख इंटू 254 डिवाइड बाई 113। I am getting the answer as 2247,788। ठीक है, तो मेरी जो लैंड है वो 10/15 ही सेल हो रही है अभी, तो अभी मैं 10/15 वाले पोर्शन पे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करूंगा और पे करूंगा, पूरे पे नहीं करूंगा। अच्छा, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया, हम तो उसी दिन 2015 में आपने कन्वर्ट किया, हम तो उसी दिन मान लेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होगा। तो उस दिन का एफवीसी क्या है? सर उस दिन बेचे तो है ही नहीं, तो एफवीसी कहाँ से आएगा? अरे जिसके लिए कोई वैल्यू नहीं उसके लिए एफएमवी, तो एफएमवी लेंगे। अच्छा, अगर कॉस्ट 10/15 है तो एफएमवी भी तो 10/15 होगा ना। तो 1 करोड़ माइनस 22 लाख, दैट इज माई LTCG दैट आई विल पे टैक्स अपॉन इन 2022-23। अब इस LTCG पे टैक्स कब देंगे? 22-23 में। ये देखो इधर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? 2004-05 से लेके जब आपने कन्वर्ट किया तब तक का 1/4/15 एफवीसी हुआ। दिस इज योर LTCG। अब हमने इसी के ऊपर ना फ्लैट बनाए, 15 फ्लैट्स हैं, एक एक का कॉस्ट 8 लाख है और बेचा है 20 लाख में। ठीक है, रिमेनिंग 5 फ्लैट अभी भी स्टॉक में पड़े हुए हैं। अच्छा, एक एक फ्लैट में जब पीजीबी कैलकुलेट करोगे तो पीजीबी कैलकुलेशन में तो इंडेक्सेशन होता नहीं है। पीजी में तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। माइंड इट, सेलिंग एक फ्लैट का बात करो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फ्लैट 20 लाख, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फ्लैट सिर्फ 8 लाख कि 8 लाख प्लस लैंड, 8 लाख प्लस लैंड। एक बार मेरे को बताओ लैंड का कॉस्ट कितना है? अगर 10, ये तो 10 फ्लैट के लिए निकाला ना, अगर 10 फ्लैट के लिए तुम ऑलरेडी एफवीसी ले रखे हो 1 करोड़, तो एक फ्लैट के जमीन का एफवीसी कितना हुआ? 10 लाख। मतलब 10 लाख तक तो हम कैपिटल गेन निकाल ही चुके हैं, तो 10 लाख बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द लैंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग पीजीबीपी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? जमीन की जो कीमत है 1 करोड़ रुपए तक तो आप उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स दे चुके हैं, तो ये 1 करोड़ रुपया जो है ये बन जाएगा न्यू कॉस्ट ऑफ द लैंड व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग पीजीबी। तो जब मैं पीजीबी कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे जो 10 फ्लैट बिके हैं उनकी सेल वैल्यू कितनी है? 20 लाख इंटू 10 2 करोड़।
उनका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? 8 लाख इंटू 10, 80 लाख। उन पे वो जिस जमीन पे खड़ा है उस जमीन का कॉस्ट कितना है? 1 करोड़। 10 फ्लैट जिस जमीन पे, उस जमीन का कॉस्ट कितना लेंगे? 1 करोड़। बिकॉज 22 लाख से 1 करोड़ तक तो तुम कैपिटल गेन्स दे दोगे, 1 करोड़ के ऊपर जो उस पे पीजीवीपी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? द एफवीसी बिकम्स द रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग पीजीवीपी। तो 10 फ्लैट जितने जमीन का कीमत 1 करोड़ है, तो एक का कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख जमीन का कीमत, 8 लाख कंस्ट्रक्शन का, 18 लाख। 20 लाख में बेचो तो मुनाफा कितना? 2 लाख पर फ्लैट। और एक कितने फ्लैट बेचो? 10 लाख, 10 फ्लैट तो 2 लाख इंटू 10, 20 लाख। क्लियर है ये? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी है। ये बेसिकली एग्जेम्पशंस का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तुमने, कार्तिक ने एक घर खरीदा था पुणे में, रेजिडेंशियल हाउस, 2007 में खरीदा था। कॉस्ट कितना है? 5,80,000। इंडेक्सेशन कर दो 331/129, दैट्स योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने 2022 में वो 75 लाख रुपए में बेचा। उस दिन एसडीवी थी 90 लाख। तो 75 लाख का 11%, 110% भी अगर मैं कर दूं तो वो कितना हो जाएगा? 82.5 लाख। तो 90 लाख तो स्टिल ज़्यादा ही है ना। तो 90 लाख इज द एफवीसी। आपने ब्रोकरेज भी दिया है 4.5% ऑन द सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है? 75 लाख। 75 लाख का 4.5%, 3,37,500। आपको एफवीसी पता है, आपको ब्रोकरेज पता है, आपको कोआ भी पता है। कैलकुलेट कर लो कैपिटल गेन्स। एफवीसी 90 लाख माइनस एक्सपेंस माइनस कोआ, आई गेट एन एलटीसीजी ऑफ 71 lakhs। ठीक है, यहां तक आ गया सबका? 71 lakhs सॉल्व हो गया। 71,74,283। अब एग्जाम्पशंस। इस पैसे का तुमने किया क्या? मुंबई में घर खरीदा है 26 लाख, मिल जाएगा एग्जाम्पशन। 12 लाख रुपए तुमने सीजी कैपिटल गेन बॉन्ड ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अच्छा बॉन्ड्स में डाल दिए। कब डाले हैं? 10 अप्रैल को। हेलो, घर बेचा कब था? 4 नवंबर। 4 नवंबर से लेके 10 अप्रैल, 5 महीना प्लस ही हुआ है, 6 महीने के अंदर ही है। तो 12 लाख का भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मुंबई में घर खरीदा है 26 लाख का, बॉन्ड्स खरीदे हैं 12 लाख के, दोनों का एग्जेम्पशन मिलेगा 26 लाख और 12 लाख का। माई टैक्सेबल एलटीसीजी। ओके, इजी सम्स। ये ट्रू और फॉल्स है, ये सम्स नहीं है। नंबर 1, रिवर्स मॉर्गेज पर जब वो ओल्ड कपल अपना घर बैंक को देता है उस वक्त एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। बैंक वाले हर महीने उनको जो पैसा दे रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड इनकम, लेकिन फाइनली बैंक वाला जब उसको बेचेगा घर को बाद में, तब तो कैपिटल गेन लगेगा। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द हाउस टेकन ऑन रिवर्स मॉर्गेज इज एलियनेटेड, मतलब सेपरेटेड, सोल्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल ट्रांसफर, then it is taxable under capital gains. True. Second, unlisted shares are long term if held for 26 महीना। हाँ, 24 महीना के ऊपर है ना, 26 महीना इज मोर देन। ये बहुत स्मार्ट है, मेरा भी ये गलती हुआ था। तुरंत स्टूडेंट के दिमाग में पता है क्या आएगा तुरंत कि सर 24 महीना होता है ना, 26 क्यों?
ये वो नहीं है, शांति सुनो। 24 महीना ग्रेटर देन इक्वल टू 24 महीना है तो लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं? इस 26 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 तो ये लॉन्ग टर्म है। तुम इसको जनरल स्टेटमेंट सोच रहे हो, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं, ये स्पेसिफिक है। एक घर है, एक अनलिस्टेड शेयर आपके पास जो 26 महीनों से पड़ा हुआ है, बताइए वो लॉन्ग टर्म की शॉर्ट? वो तो लॉन्ग टर्म ही है, पर स्टूडेंट क्या इसको जनरल स्टेटमेंट सोच रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि ऑल अनलिस्टेड शेयर्स आर लॉन्ग टर्म इफ हेल्ड फॉर 26 महीना, तो वो फॉल्स क्या आ जाए गलती से एग्जाम में? समझा क्या? तुम्हारे साथ गेम हो रहा है। तुम जो सोचोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक होता है ना, तुमको लग रहा है कि ये लोग बोलना चाहते हैं कि कोई भी अनलिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म तब होता है जब 24 महीना, कोई भी नहीं, ये वाले अनलिस्टेड शेयर 26 महीने पड़े हैं, तो बताइए लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? अरे लॉन्ग टर्म है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमीडिएट रिएक्शन वही आता है, ये तो सर गलत लिखा है 26, मेरे को पता था 24 होता है, फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स। वो बोल रहा है कि ये वाले अनलिस्टेड 26 तक पड़े हैं, बताओ ये वाले लॉन्ग है कि शॉर्ट? तो ये तो सर लॉन्ग टर्म ही है यार। एमसीक्यू में अगर वो तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलेगा तो फिर तो सबका 100 में 100 आ जाएगा। ये इंग्लिश, इसमें कौन सा हार्ड इंग्लिश था बता दो भाई मेरे को, मतलब ये बोल रहा इंग्लिश में खेल रहा है, क्या इसमें क्या इंग्लिश था भाई? इधर देखो। अच्छा, एक जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड, खेत, अर्बन खेत, अर्बन खेत को अगर सरकार छीन लेती है तो एग्जेम्प्ट होता है ना? एक अर्बन खेत है जो लास्ट 2 साल से खेती में यूज हो रहा था, सरकार ने उसका कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, तो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? सर वो एग्जेम्प्ट है। लास्ट क्या चीज है ये? स्लम सेल, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है स्लम सेल का। इसको पढ़ने के पहले, ठीक है, मैं पूरा एक बार स्लम सेल याद दिला रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, और तुमको लिखना भी पड़ेगा। देखो ये देखो, स्लम सेल का कितना सारा ज्ञान है जो लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे शॉक्ड होने से नहीं चलेगा। मतलब मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ इसमें क्या क्या तो कंपलसरी है लिखना। मैं काट रहा हूँ, तुम मत काटना। स्लम सेल का डेफिनेशन मत लिखो चलेगा। स्लम सेल क्या होता है? सेलिंग वन और मोर बिजनेस अंडरटेकिंग एज अ होल यूनिट विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यूज टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पूरा एक रनिंग फैक्ट्री बेच रहे हो, दैट्स स्लम सेल। ट्रांसफर का डेफिनेशन 2 का 47 लिखा है, ये बात बोलनी भी जरूरी नहीं है। स्लम सेल में लॉन्ग टर्म कब होता है? अगर वो अंडरटेकिंग 3 साल से ऊपर हो जाए तो सर ये बात तो बोलनी पड़ेगी ना कि 3 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म और 3 साल के नीचे है तो शॉर्ट टर्म। अच्छा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं होता, स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं होता। तो फिर सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का अचार डालोगे क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म होने का एक और फायदा होता है ना कि टैक्स रेट कम हो जाता है। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, स्लम सेल में एफवीसी निकालने के लिए भी पूरा एक ज्ञान था लंबा चौड़ा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, याद रखने के लिए बोला था ना, 11 यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें बोला हुआ है ना कि एफवीसी इक्वल टू हायर ऑफ सेल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। और सेल वैल्यू को लोग सेल वैल्यू नहीं बोलते, एफएमवी बोलते हैं, बोले एफएमवी 1 एफएमवी 2, उसमें से जो हायर, मतलब अल्टीमेटली एक फेयर मार्केट वैल्यू और एक सेल वैल्यू 2 दिया होगा, उसमें से जो हायर है वही लेना है। तो ये ज्ञान आपको बताना पड़ेगा कि नहीं? अब ये ज्ञान इतना लंबा बताने के बदले शॉर्ट में बता दोगे, एफवीसी इक्वल टू हायर ऑफ सेल वैल्यू और एफएमवी, बस, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्व करते वक्त कोआ कोई इक्वल टू नेटवर्थ, नेटवर्थ इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स हैं, नॉन डेप्रिशिएबल, उनका आप क्या लोगे? बुक वैल्यू, ठीक है। जो डेप्रिशिएबल असेट्स है उनका आप क्या लोगे? WDV। अच्छा सुनो, डेप्रिशिएबल असेट्स का WDV एज पर बुक्स दिया हुआ है और WDV एज पर इनकम टैक्स दिया हुआ है, कौन सा लोगे? इनकम टैक्स, ब्लॉक, क्योंकि डेप्रिशिएबल असेट का तो ब्लॉक खड़ा है, हमको तो ब्लॉक हटाना है,
तो WDV एज पर बुक्स की WDV एज पर IT? अगर ये लोग स्पेसिफाइड बिजनेस में होते तो 35 AD में पूरा डिडक्शन ले चुके होते, तो उसमें तो फिर उसका बुक वैल्यू 0 होता। तो ये बात तो मेरे काम का नहीं है ना, ये मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 35 AD का नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बुक वैल्यू कितनी होती है? नील। ये भी इस क्वेश्चन में नहीं, तो मेरे काम का नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो वो अलाउड नहीं है ना, वो असेट के कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। तो जो मैंने टिक किया है सर वो तो लिखना पड़ेगा ही ना, कम से कम कि नहीं लिखोगे एकदम छोड़ के जाओगे जीवन में सब कुछ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट याद दिलाना चाहता हूँ तुम सबों को। मैंने स्लम सेल के वक्त कॉपी में लिखवाया था, मैंने कैपिटल गेन के 13 स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें लास्ट वाला था स्लम सेल। मैंने बोला था स्लम सेल के टाइम पे कैपिटल गेन्स का जो कैलकुलेशन है ना तो सेक्शन 48 के हिसाब से होगा ना सेक्शन 50 के हिसाब से होगा, तो किसके हिसाब से होगा? सेक्शन 50B जो स्लम सेल का सेक्शन है, उसके नियम अलग हैं। वहाँ FVC क्या लेते हो? हायर ऑफ FMV और सेल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट क्या लेते हो? नेटवर्थ बुक वैल्यू। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का स्टाइल डिफरेंट है कि नहीं है? और 3 साल के ऊपर होने पे भी इंडेक्सेशन नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन ना तो सेक्शन 48 के हिसाब से और ना 50 के हिसाब से। यहाँ पे कौन सा मेथड है? 50B, और वही मेथड तो हमने भी डिस्कस किया। चलो अब करते हैं। इस बंदे के पास 2 धंधे हैं, एक हार्डवेयर वाला और एक सॉफ्टवेयर वाला। हार्डवेयर वाला धंधा ये रखेगा, सॉफ्टवेयर वाला धंधा ये बेच रहा है। स्लम सेल। सॉफ्टवेयर वाला धंधा जो बेच रहा है, बेचने की वैल्यू है 3 करोड़ 55 लाख, FMV है 3 करोड़ 85 लाख। कौन सा लेंगे? 3 करोड़ 85 लाख लेंगे ना, हायर ऑफ द सेल वैल्यू और FMV। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर यूनिट के सारे खर्चे पानी दिए हुए हैं, देख लो इधर। सॉफ्टवेयर यूनिट का फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 2 करोड़। डेटर्स कितना है? 1 करोड़ 10 लाख। इन्वेंट्री कितना है? 35 लाख। दिख रहा है सबको? मार्क करो जैसा मैंने किया। लायबिलिटी कितना है? 90 लाख। माइनस होगा सर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है। वाओ। पर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1 करोड़ 20 लाख में से किसका कितना है मुझे तो पता नहीं है। हेलो, 1 करोड़ 20 लाख में यू हैव टू टेल मी ना कि रिवैल्यूएशन रिजर्व हार्डवेयर का कितना है, सॉफ्टवेयर कितना है। तो मैं तुमको बता देता हूँ कितना। इधर बोर्ड पे ध्यान दो। $2 करोड़ यानी कि 200 लाख फिक्स्ड एसेट्स। इनका बाइफर्केशन क्या है? 60 लाख 140 लाख। कैसे पता चला? मैं सम्स का सॉल्यूशन और पूरा डेटा याद करके बैठा हूँ, इससे पता चला। ठीक है, ऑब्वियसली नीचे लिखा हुआ होगा तभी मुझे पता है। इन्होंने बोला सॉफ्टवेयर में जो ये 2 करोड़ की एसेट आप देख रहे हो ना, फिक्स्ड एसेट, इस 2 करोड़ में से 60 लाख की जमीन है, और वो 60 लाख की जमीन जो है ना एक्चुअली उसकी वैल्यू थी सिर्फ 40 लाख। 20 लाख हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था। तो आपको अपवर्ड रिवैल्यूएशन 20 लाख लेना है क्या? नहीं। तो इस जमीन का कीमत आप 60 लोगे कि 40 लोगे? 40। बोला ये जो 140 लाख का अदर फिक्स्ड एसेट से जमीन छोड़ के ये डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स है, और डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट जो 140 लाख आप देख रहे हो दैट इज WDV एज पर बुक्स, जबकि ब्लॉक में WDV दिया हुआ है उसका 90 लाख। तो मैं 140 लाख लूंगा कि 90 लाख लूंगा? 90 लाख। डन हो गया सर। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में से 20 लाख का रिवैल्यूएशन इसके लिए था जो तुम ऑलरेडी हटा दिए, तुम 40 लाख ले रहे हो। ठीक है। 2 करोड़ के फिक्स्ड एसेट में लैंड नॉन डिप्रिशिएबल एसेट 60 लाख का है, अदर फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएबल 140 लाख का है। 60 लाख का जो लैंड है वो एक्चुअली था 40 का, इन्होंने 20 लाख से अपवर्ड बढ़ा के 60 पे दिखाया है। तो हमको 20 तो लेना नहीं, हमको सीधा 40 ही लेना है। फिर वैसे ही 140 जो है वो ब्लॉक का वैल्यू तो 90 है, पर यहाँ पे एज पर अकाउंट्स WDV 140 है, तो हम तो ब्लॉक वाला वैल्यू लेंगे 90। तो मेरे लिए फाइनल फिगर्स क्या है? कैलकुलेटर उठाओ। 40 लाख प्लस 90 लाख कितना सोच रहा है? 130 लाख प्लस 110 लाख का क्या है ये? डेटर्स 240 लाख प्लस 35 लाख का इन्वेंट्री है, तो 240 प्लस 35 275, 2 करोड़ 75 लाख।
2,75,00,000 में से ये माइनस करो, 90 लाख। 1,85,00,000 आ गया। तो तुम्हारा नेटवर्थ कितना है, कोई कितना है, 1,85,00,000। और सेल वैल्यू कितना है, एफवीसी कितना है, 3,85,00,000। तो यू टेल मी हाउ मच इज द एलटीसीजी, 2 करोड़। दैट्स द आंसर। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है मई 2011 से है, तो ऑब्वियसली 3 साल हो गए, लॉन्ग टर्म है। फिर एडजस्टमेंट 2 और 3 में वो फिक्स एसेट्स का डेटा है कि फिक्स एसेट में 60 लाख की तो ज़मीन है जिसकी असली कीमत 40 लाख है, जो हमने अपवर्ड वैल्यू करके 60 लाख दिखा रखा है, तो 40 ही लेंगे सिर्फ। फिर अदर फिक्स एसेट जो है वो 1,40,00,000 का है, जिसकी एक्चुअली आईटी वैल्यू 90 लाख है, तो 90 लाख ही लेंगे। इंडेक्स जो दिया है इन्होंने गधा बनाने के लिए दिया है, क्योंकि स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं होता। तो तुमने सॉल्व करके कॉस्ट निकाल लिया था 1,85 लाख, एफवीसी से माइनस करेंगे, आई विल गेट 2 करोड़ का एलटीसीजी। एलटीसीजी तो इस पर टैक्स कितना होगा, 20%। ये देखो पलट के, ठीक है ना, खत्म होता है स्लम सेल। तो ये थे हमारे मोर प्रैक्टिस के सम सारे, 10 भारी भरकम सम्स, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फ्लेवर, अलॉन्ग विथ ऑल द इंपॉर्टेंट नोट्स एंड रिविजन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा कैपिटल गेन्स खत्म। थैंक यू।